नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिस भी बच्चे का 19 जून को पेपर होने वाला है, आज आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो एग्जाम देने से पहले इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा जिस भी बच्चे का 19 जून को पेपर है, और जिसका भी 20 जून या 21 या 22 जून को है वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस प्रकार से अभी बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8 जून से लेकर जो 18 जून तक पेपर हुआ है, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर अभी हम आपको दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर सके। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आपसे कंप्लीट करके जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। इससे पहले भी ये प्रश्न आपको बताए थे और ये 2 से 3 बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा। ये आपका वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसे आप स्टार मार के याद रखिएगा। देखिए इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये लगभग आपका 18वीं सदी में हुई थी, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चाय के उत्पादन और निर्यातक में कह सकते हैं कि अग्रणीय है। अगर बात किया जाए कि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है, भारत में असम राज्य करता है। ये एक फैक्ट याद रखिएगा। अच्छा किस्म की चाय की बात किया जाए तो दार्जिलिंग उत्पादन करता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाय का, और भारत जो है चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी को। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो आपका कर्नाटक राज्य करता है, तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। कर्नाटक राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, और उसके बाद दाल की बात किया जाए तो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी है। देखिए भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई में है, याद रखिएगा आप सभी, जबकि राजनीतिक राजधानी जो है ये आपका दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, 1912 में बना था, डेट याद रखिएगा। इससे पहले कहाँ था, कोलकाता में था। देखिए आरबीआई का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, मुंबई में है। जो आपका बीएससी जो होता है, बीएससी ये भी आपका कहाँ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान देंगे आप सभी। बेंगलुरु को हम सभी क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली और आईटी का हब कहा जाता है। अगला है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहां समझिएगा, देखिए भील जो है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका गोंड जनजाति आता है, याद रखिएगा आप सभी। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका संथाल, संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और जो 22 भाषा है इसमें संथाली भाषा को भी मान्यता दिया गया है, 2003 में जोड़ा गया था, तो ये याद रखिएगा आप सभी। संथाल जनजाति झारखंड में सबसे अधिक है। और मुंडा जनजाति जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, इसके अलावा मुंडा जनजाति आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसे हम सभी MIC के नाम से जानते हैं। MIC कहते हैं, कब हुआ था, 1984 में हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर मैगेलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण किया था। कोलंबस ने अमेरिका यानी कि USA का खोज किया था। कैब्रल ने ब्राजील का खोज किया था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, कैब्रल ने ब्राजील का खोज किया था, और कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था, जो कैप्टन कुक है इसने ऑस्ट्रिया का खोज किया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो ऑस्ट्रेलिया है इसका खोज किसने किया था, कैप्टन कुक ने किया था, तो याद रखिएगा आप सभी। भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। अगला है, ग्यूसेप मेजने ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो है कि मार्सिले में किया गया था। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था, डेट को याद रखिएगा आप सभी। और 1980 का डेट याद रखिएगा, इसी समय जो है कि आपका पर्यावरण जो मंत्रालय था इसी समय स्थापित हुआ था। तो ये एक डेट याद रखिएगा आप सभी। अगला है, जयप्रकाश नारायण का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है। तो ये आपका पटना में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, पटना में है। अगला है कि इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये लोकतंत्र में मजबूती प्रदान नहीं करता, जबकि विविधता में एकता करता है, सर्वधर्म स्वभाव करता है और विविधताओं का राजनीतिक प्रभाव ये सभी आपका लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि ये सभी ये आपका नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी वाला कि विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी। तो सबसे पहले चीन हो गया, जापान हो गया और कोरिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले मुद्रण तकनीकी आई थी, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व खेती एक है। तो विश्व खेती एक खेती का ही प्रकार है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यहाँ इसका दार्जिलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग में, और ये कब लगाया गया था, 1897 में। तो अभी ये प्रश्न पूछा गया था, अब ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि कब लगाया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका 1897 में। अच्छा, सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है जल विद्युत का, वो शिव समुद्रम वाला है। तो याद रखेंगे आप सभी, याद रहेगा। और भटिंडा जो है ये आपका थर्मल पावर प्लांट है, भटिंडा थर्मल पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 342 के तहत। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 342 के तहत। अच्छा, जो शिव समुद्रम में जो स्थापित हुआ था आपका जल विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1902 में स्थापित हुआ था, जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ 342 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 352 यहाँ आया है, इससे क्या है, यह आपका आपात उपवन से संबंधित है, पता है आप सभी को। इसके तहत जो है कि राजकीय आपातकाल लगाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। भांखड़ा नांकल बांध परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर है, सतलज या सतलुज नदी पर, याद रखिएगा आप सभी। झेलम पर झेलम परियोजना है। ब्यास नदी पर पोग बांध परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है, पोग बांध परियोजना। और चेनाब नदी पर आपका बगलीहार परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी परियोजना है, बगलीहार परियोजना है चेनाब नदी पर, याद रहेगा। मापनी क्या है, तो मापनी की बात किया जाए तो ये आपका एक अनुपात होता है मापनी। आइए अगला है कि बिहार में राज्यपाल विधानसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो ये 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र सशक्त कब बनता है, जब स्वच्छ चुनाव और जन भागीदारी से लोकतंत्र जो है आपका सशक्त बनता है। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा, जो बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करते, तो 1/6 भाग करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, ये 1/6 सदस्य जो चुना जाता है कि किस क्षेत्र का होता है, तो जैसे कह सकते हैं कि आपका कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान क्षेत्र में जो विख्यात होता है उसी को चुना जाता है। अगला है, पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और इसमें उल्लेख किया गया था कि हर एक अलग राज्य में अपने अपने राज्य में पंचायती राज गठन किया जाए, बट नहीं किया गया था जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, हालांकि लागू जो है कि 1993 में होता है। और इसी के तहत जो है कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला और सभी राज्य जो है कि फिर पंचायती राज लागू किया। भारत में पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के अस्त्र में संग्रहित और जमा होता है।
तो ये तल छठी चट्टान में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये जो आग्नेय चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान होता है और ये क्या होता है, कह सकते हैं कि मृत चट्टान होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होता। बात समझे आप सभी। जबकि कोयला, चूना, बॉक्साइट अधिकतर तलछटी चट्टान में पाया जाता है। बात समझे आप सभी कि आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होता है। अच्छा, तलछटी चट्टान जो है आपका, इसी से आपका चूना हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, यही सभी ये चट्टान से पाया जाता है। अगला है कि एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी ट्यूब युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में होगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का एक यंत्र होता है, ध्यान देंगे आप सभी। जो बैरोमीटर आप सभी देख रहे हैं ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। यानी कि अलग अलग अगर रंग दर्शाना है तो प्रिज्म से उसको गुजारना पड़ता है। कुल कितने रंग आपको देखने के लिए मिलता है, 7 रंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हाइपोटोनिक हो। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ हाइपरटोनिक है, ये नहीं होगा, हाइपोटोनिक। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। और हाइपरटोनिक्स में क्या होता है, जो हाइपरटोनिक्स है इसमें कोशिका आपका सिकुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे बता दिए दोनों में अंतर। ये हाइपरटोनिक्स जिसमें कोशिका सिकुड़ जाती है, और हाइपोटोनिक में क्या है, ये आपका आयतन बढ़ेगा। और आइसोटोनिक में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बने डीएनए होते हैं। हिस्टोन के बने डीएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक जीनोम में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है। यानी कि मानव का जो उद्भव हुआ था ये कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा, मानव का नाम क्या रखा गया है पता है आप सभी को, होमोसेपियंस इसका नाम रखा गया है। ध्यान देंगे आप सभी। जैसे कहते हैं बोस इंडिका किसका नाम है, गाय का नाम है, याद रखिएगा। राना टिग्रिना मेढक का नाम है। अगला है वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अरस्तु ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण उनके रहने के स्थान के आधार पर किया था, जबकि लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाज्य है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, 0.1 एम्पियर होगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप सभी। यहाँ पर 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2 के बीच विभाज्य है, तो इसका अल्पतमांक पूछा गया है। तो यहाँ 2 एम्पियर से आपका 0 माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो है कि डिवाइडेड यहाँ पर आपको कितना दिया है, 20 दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ है। तो अब 2 एम्पियर से 0 माइनस करेंगे तो कुछ आपका फर्क पड़ेगा नहीं, 2 एम्पियर ही बच जाएगा। अब बटा डिवाइडेड कितना है, 20 है, बोलिए 20 है। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। एम्पियर अभी हटका देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखिए अब इसको हमको कटाना है, तो कटाना है तो क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठा के 0 ला लेंगे। 20 एक 20 कट गया, तो यहाँ 0.1 हो गया और प्लस एम्पियर हो गया। तो ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है जैविक कृषि की मुख्य सिद्धांत में शामिल हैं। तो उपयुक्त में से सभी, फसल चक्र, मिश्रित कृषि खेती और कार्बनिक चक्र, ये सभी आपका जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत हैं। इससे खेत की उर्वरता अच्छा रहता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। फसल अलग अलग मौसम में अलग अलग बोना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका खेत की उर्वरता बढ़ेगा मिट्टी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा MgCl2 जो है ये आपका सही रासायनिक सूत्र है, और ये आपका मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है आपका। किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझे बात को, बाकी बात सभी गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोसिलिक अम्ल का एक उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझिए आप सभी। देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका HC,
HCOOH होता है, जबकि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है आपका एसिटिक अम्ल का, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। ये त्वरण का मात्रक नहीं है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये सभी त्वरण का मात्रक है, तो ऑप्शन में सी वाला नहीं होगा। उसके बाद है रिबिका को घेरे वाली झिल्ली कहलाती है। तो रिबिका को घेरे वाली झिल्ली जो है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज के साथ यानी कि वोल्ट के साथ विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ धारा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है, पता है आप सभी को। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? आई यानी कि धारा के बारे में पूछा गया है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? P बट्टा क्या हो जाएगा आपका? V हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। तो यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है? हमको आई का मान चाहिए, तो P मेरे पास कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज मेरे पास कितना दिया गया है? तो कुल 250 दिया गया है ना? बिल्कुल हाँ, दिया गया है। तो हम आपको क्या बताएं कि 100 बट्टा क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दिए हम, 5 दूनी क्या हो गया? 10 और 25 25 हो गया। तो यहाँ कितना बचा? 5 बट्टा 2 बचा। बोलिए 5 बट्टा 2 बचा। अब इसको काटना है, तो यहाँ क्या करेंगे? 0 लेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 ले लिए, तो क्या हो गया? 4 पंचे 20, यानी कि 0.4 एम्पेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3 होता है, H2SO3, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21%, याद रखिएगा आप सभी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और उसके बाद नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में है। देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन है, और पृथ्वी पर भी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, बट वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? न्यूमेटोफोरस जो है ये आपका जड़ें जो होता है वो श्वसन जड़ें होता है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का वजन 0 होगा। जैसे कि अगर गुरुत्व की बात किया जाए, तो गुरुत्व अगर 0 है तो वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु का भार बराबर होता है mg होता है। क्या होता है? mg होता है। तो यहाँ m इंटू क्या हो जाएगा? g का मान क्या है? 0 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है। तो ये लगभग जो है कि 1.36 कैलोरी जूल प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्ष बचाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन का प्रमुख नायक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रिय धातु है? तो यह आपका हो जाएगा आरबी, जिसे रूबेडियम के नाम से भी जानते हैं। यह आपका इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है। हालांकि सबसे क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो वह आपका होता है पोटासियम होता है, ध्यान दीजिएगा। क्रियाशील की बात, यहाँ सक्रिय बात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों में निहित अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यायाम कहलाता है। तो इसे हम सभी शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है, ध्यान देंगे आप सभी। नयन में कौन सी संधि है? तो देखिए नयन में होता है अयादी स्वर संधि, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ने धन आपका अन होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें अयादी संधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वो कहलाता है। तो इसे हम सभी प्रतीप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? प्रतीप कहते हैं। प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। तो अलंकार का वह प्रकार जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए तो उसे प्रतीप कहते हैं, जिसे हमसे उल्टा कहते हैं। वंश अस्थ क्या है?
तो ये एक आपका वर्णिक छंद है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। अलंकार है कि बेन सुया तब ते मधुर तब ते सूरत ना बेन, में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। विरोधाभास में क्या होता है, विरोध प्रकट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलों का ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। खेलों का ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना। अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक, इसमें जल अलंकार जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर देखिएगा एक ही शब्द आपको बार बार रिपीट होते दिखाई देगा, माँ माँ माँ, है ना। तो जहाँ एक ही शब्द बार बार रिपीट हो वहाँ पर यम आपका अनुप्रास होता है। पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए पद क्रम की दृष्टि से पूछा गया है तो ऑप्शन में बी सही होगा कि पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी बात ये सभी आपका गलत वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से अलंकार बताना है। मानो माई धन धन अंतर दायमिनी, धन दायमिनी दायमिनी धन अंतर शोभित हरि ब्रज भागने, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में कई बार आपको बताए हैं जो कि मानव शब्द देखते हैं आप सभी, ये कहाँ आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो यहाँ पर देखिए मानव शब्द कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मानो मन हूँ जन हूँ, ये सभी बताए ना, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है, सबसे पहले ये समझिए कि शुद्ध क्या है। ये हमारा घर है, सही है। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, सही है। राज्य की माँ बहुत दुखी है, ये भी सत्य है। ऑप्शन में बी गलत है कि हाथी बहुत मोटी है, ये गलत है। हाथी बहुत मोटा है, ये शुद्ध होगा। तो मोटी के स्थान पे मोटा सही होता। तो ऑप्शन में बी वाला ही आपका गलत है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और गद्यांश को पढ़कर आंसर बताना है। सबसे पहले यहाँ देखिए गद्यांश में दिया क्या है, एक सवाल है कि सुख दुख में कौन सा समास है। तो पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि सुख दुख में कौन सा समास होता है। तो हम सभी को पता है कि जहाँ अपोजिट वर्ड होगा वहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। तो गद्यांश पढ़ने का कोई काम है नहीं, पढ़ना है इसमें। तो द्वंद्व समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। अगला है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, इसमें विशेषण का उदाहरण है। तो थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, इसमें कौन सा विशेषण है, परिणामवाचक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, परिणामवाचक जो मात्रा को बताता है कि इतना चीनी डाल दीजिए इसमें, या इतना सामान लाइए, ये सभी परिणाम को बताता है। गुण में गुण दोष को बताता है। संख्या में संख्या बताता है, 4 5 8 10 12। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे कि इनमें से कौन सा वाक्य क्या है, अशुद्ध है। सबसे पहले ये समझिए कि आपका शुद्ध क्या है कि बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। किसान खेत में बीज बोया, ये भी सत्य। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गलत है। यहाँ पर है कि घर पर सब कुशल है, ये आपका टाइपिंग ही मिस्टेक है इसका। यहाँ पर होता घर पर सब कुशल है, ये आपका गलत है। यहाँ पर होता घर में सब कुशल है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो है कि घर पर सब क्या है, कुशल है। क्या है, कुशल है। तो ये आपका वाक्य क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पर होता घर में सब कुशल है, पर नहीं, में सही उच्चारण होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आता है। तो अभिधा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लक्षणा भी आता है, कुल 3 है। और उसके बाद एक आपका व्यंजना भी आता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या आता है, व्यंजना भी आता है। तो इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। अगला है पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। पुस्तक का आलय, तो क्या होता है इसमें, तत्पुरुष समास। जो का है कारक विभक्ति है आपका, पुस्तक का आलय, तो यहाँ आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए आज